Hello students, today we are going to discuss some illustrative example of our NCERT textbook, among which the first question is that a light bulb is rated at 100 watt for 220 watt supply. Okay, so here in the given data they are providing 100 watt as the power and V equal to 220 volt is the supply. But remember that whenever they are providing the supply voltage, it ultimately considered as the RMS value. Okay, then find the resistance of the bulb. Now you have to find out the resistance. Now what is the relation between power and the voltage, that is VI? But here current is not mentioned, but here we have to find out the resistance. Okay, so we have to introduce resistance in this equation. Now we know that V equal to IR, so I can be replaced by V by R, yes or no? So your equation V square by R will become of power, yes or no? So if you making the equation R, then you are getting the equation as V square by P. V is given and P is given, then you are able to easily find out the value of resistance, yes or no? Okay, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्लियर? तो यहाँ ये क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट है. तो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया. अब सेकंड पार्ट हमको क्या बोलते हैं अंदर, बराबर? अ लाइट बल्ब इज रेटेड अगेन 100 वोल्ट फॉर द 220 वोल्ट सप्लाई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स. मैंने पहले ही बोला था कि भाई आपको 220 वोल्ट जो सप्लाई है वो एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज होता है? आरएमएस वोल्टेज होता है. कौन सा होता है? आरएमएस होता है अंदर, बराबर? नाउ यू नो द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड द मैक्सिमम. मैक्सिमम बोलो पीक बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है अंदर. तो वीआरएमएस का इक्वेशन क्या था भाई? Vm/√2. तो आपको मैक्सिमम फाइंड करना हो तो आपका इक्वेशन क्या होगा? √2 टाइम्स क्या होगा आपका? Vrms होगा. अभी Vrms आपको 220 दिया गया और √2 की वैल्यू 1.41 लो, तो जस्ट मल्टीप्लाई करो तो आपको कुछ ये आंसर मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो? And third question is that, third part of first question is that a light bulb is again rated with the same power and same supply. Now we have to find out the RMS current through the bulb. ओके, अब हमको क्या करना है भाई? यहाँ पे RMS करंट फाइंड करना है अंदर, बराबर? तो हमको पता है भाई पावर की फॉर्मूला क्या है? VI है अंदर. पर जब भी VI लेते हैं तो ये दोनों RMS होते हैं. क्यों होते हैं? वो हमने पावर वाला जो कंसेप्ट समझा था उसमें मैंने आपको समझाया था अंदर, बराबर? तो IRMS इक्वल टू क्या होगा? पावर डिवाइड बाय VRMS होगा. पावर आपके पास अवेलेबल है, V भी अवेलेबल है, सीधा डिवाइड करो, आपका काम क्या हो गया? रेडी हो गया कि ना हो गया अंदर, है ना? एकदम सिंपल से क्वेश्चन अंदर, बराबर? चलो, तो ये पहला वाला क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू में शायद पूछ डाले अंदर. सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमको क्या बोलता है? अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट. ओके, so write down L equal to 25 into 10⁻³ Henry. Okay, and supply voltage is ultimately RMS voltage 220 volt. Find the inductive reactance, यानी कि आपको XL फाइंड करना है अंदर. इंडक्टिव रिएक्टेंस याद आ रहा है ना? ना याद आ रहा है तो फिर से वो वीडियो देखो जहाँ पे हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC को एक्सप्लेन किया था अंदर, बराबर? एंड RMS करंट, तो RMS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, यानी कि आपको यहाँ पे F दे दिया गया है. कितना दिया है? 50 हर्ट्ज दिया गया अंदर. अगर आपके पास F है तो आपको ओमेगा फाइंड करना इजी रहेगा, जिसको हम खाली 2πf करते हैं अंदर. तो पहले क्या करो भाई? ओमेगा की वैल्यू फाइंड करो, जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंदर. समझ में आ रहा है? अब आपको पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना, तो एक्सएल की फॉर्मूला क्या थी? ओमेगा एल थी. ओमेगा आपने फाइंड किया तो ठीक है, ना किया तो यहाँ पे फाइंड करो 2πfL. 2π पता है, F आपको 50 दिया है और L भी आपको दिया गया. मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? हाँ के ना? है एकदम सिंपल क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द RMS करंट. ओके, तो हमारी फॉर्मूला क्या थी भाई? VIRMS इक्वल टू IRMS इंटू XL. उनका जो लिखते थे वही के वही है, क्योंकि XL अपने आप में एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है. तो VRMS इक्वल टू IRMS इंटू XL लिखे, पर यहाँ पे V और I जो लेके वो RMS वाले लेंगे अंदर. समझ में आ रहा है सबको? अभी IRMS हमको फाइंड करना है तो क्या होगा? VRMS डिवाइड बाय आपका इक्वेशन क्या आएगा भाई? XL आएगा. XL आपने फाइंड कर लिया. VRMS आपको 220 वोल्ट दिया गया है, डिवीजन करना तो आपको आता ही होगा, तो आपको आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर? तो यहाँ पे आंसर क्या मिलता है भाई? 28.025 एम्पियर मिलता है अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पर, यस और नो? ओके, चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अंदर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा
थियोरिटिकल क्वेश्चन है अंदर, तो क्वेश्चन में बोलना क्या चाहते हैं कि अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, यानी कि हमने एक कैपेसिटर लिया था पर उसके साथ हमने क्या किया, एक लैम्प को भी कनेक्ट किया, और कौन से कनेक्शन में किया, सीरीज कनेक्शन में। नाउ वी हैव टू प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, यानी कि अगर मैं सप्लाई एसी दे रहा हूँ तो क्या होगा और अगर मैं सप्लाई डीसी दे रहा हूँ तो क्या होगा, उसका ऑब्जर्वेशन मुझे यहाँ पे बोलना है अंदर। एंड व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस, अगर मैं सर्किट में कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूँ तो क्या मुझे चेंज देखने को मिलेगा दोनों सप्लाई में अंदर, यानी कि जब एसी कर रहा हूँ तब और जब डीसी सप्लाई कर रहा हूँ तब, वो भी मुझे मेंशन करना है। यानी कि मुझे यहाँ पे 4 क्वेश्चन के आंसर देने अंदर, एक एसी और डीसी के लिए क्या होगा और दूसरा कैपेसिटेंस रिड्यूस होता है तो एसी सर्किट में क्या होगा और डीसी सर्किट में क्या होगा अंदर, बराबर। अब शांति समझो, ये रहा आपका कैपेसिटर अंदर, समझ में आ रहा है, और ये रहा आपका क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे अंदर, यहाँ पे हम इसको यस और नो। अब यहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो, सप्लाई दे रहे हो अंदर, तो सप्लाई में पहले हम डीसी के बारे में बात करें तो होता क्या है कि हमने कैपेसिटर की जब थियरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि भाई जब भी सप्लाई चालू होगा तो हमारा कैपेसिटर सबसे पहले क्या होना चालू हो जाएगा, भाई चार्ज होना चालू हो जाएगा अंदर, और जब तक चार्ज होगा तब तक यहाँ पे करंट फ्लो की पॉसिबिलिटी है, और तब तक ये हमारा बल्ब क्या रहेगा भाई, ग्लो रहेगा अंदर, समझ में आ रहा है। और एक टाइम क्या होगा कि यहाँ पे कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर वो अपने आप में से करंट पास नहीं होने देगा, वो एक बहुत बड़ा रजिस्टर हो ऐसे बिहेव करेगा, और जब रजिस्टेंस तरीके और रजिस्टेंस बन के बिहेव करेगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर हमारा बल्ब भी यहाँ पे ग्लो नहीं होगा अंदर। तो डीसी का मेन चीज आपको पता चल गया है सबको, यस और नो। So when DC source is connected to the series combination of lamp and capacitor, then current flow through the lamp till the capacitor gets charged up, यानी कि कैपेसिटर जब तक चार्ज होता रहेगा तब तक ही करंट फ्लो रहेगा अंदर। बट आफ्टर दैट नो करंट फ्लो थ्रू द लैम्प बिकॉज कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द डायरेक्ट करंट एंड हैंस ब्लॉक द डीसी, बराबर, क्योंकि एक बार वो चार्ज हो जाएगा फिर वो डीसी करंट को अपने में से पास होने देगा नहीं अंदर। अगर वो अपने में से पास नहीं होगा तो बल्ब को तो कुछ मिलेगा नहीं अंदर, और बल्ब को कुछ मिलेगा नहीं तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा नहीं होगा ना अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट। अब यही डीसी के लिए इसका भी बात कर ले अंदर कि अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस करता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ा कैपेसिटर होगा तो खाली फर्क क्या पड़ेगा आपको अंदर कि आपका जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो लंबे टाइम के लिए करेगा अंदर, समझ रहे हैं, जब तक वो चार्ज होगा तो उसको टाइम लगेगा ना। और छोटा कैपेसिटर होगा यानी कि अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो पहले जितने टाइम के लिए बल्ब ग्लो हो रहा था उससे भी कम टाइम में हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा अंदर, समझ में आया। वहां पे सपोज 15 सेकंड तक बल्ब ग्लो रहा था तो यहाँ पे लेस देन 15 सेकंड में वो ऑफ हो जाएगा अंदर। क्लियर हो रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। ये हमने किसके बारे में बात की भाई, खाली डीसी के बारे में बात की। अब एसी की बात करें अंदर तो एसी सप्लाई में होता क्या है कि भाई जो करंट होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसकी वजह से अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर हर बार अपने आप चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा अंदर। अगर वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है तो वो अपने में से करंट पास होने देगा अंदर, और करंट पास होगा तो हमारा बल्ब भी क्या होगा, ग्लो होगा कि नहीं होगा अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बल्ब ना ग्लो हो ऐसी कंडीशन क्रिएट होती नहीं है। हमारे फैन में जो लगता है कि उसको भी कैपेसिटर ही बोलता है अंदर, तो उसकी वजह से पंखा हमारा अच्छे से चलता है कि नहीं चलता है अंदर, यस और नो, बराबर। और दूसरा, जब हम कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है अंदर, बराबर। अब शांति समझो कि हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस, बल्ब अपने आप में एक रेजिस्टेंस ही है और कैपेसिटर है। अभी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हम क्या लिखते थे, एक्सी लिखते थे, बराबर। और बल्ब का रेजिस्टेंस आर हो तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एक्सी होगा। अगर बराबर मैं यहाँ पे करंट की बात कर दूं, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, वी बाय आर लिखते हैं अंदर, बराबर। अब ये एक्सी की फॉर्मूला क्या थी अंदर, बोलो, एक्सी की फॉर्मूला क्या थी यहाँ पे अंदर, 1/√R
ओमेगा सी थी अंदर, बराबर। मुझे कंफ्यूजन में कुछ सारा पहले कैपेसिटर था कि इंडक्टर, पहले वाला कैपेसिटर नहीं था, इंडक्टर था, इसलिए बराबर हमने देखा था कि एक्सी की वैल्यू हम क्या लेते थे, 1/ओमेगा सी लेते हैं, बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो एक्सी क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा अंदर, यस और नो। अगर एक्सी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सी प्लस आर यानी कि टोटल रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा कि नहीं होगा अंदर। और अगर टोटल करंट इंक्रीज, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। और करंट कम होगा तो फिर हमारा बल्ब जो है, जो इंटेंसिटी से पहले फ्लो कर रहा था वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो, बराबर। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझाना है। फिर से मैं एसी के लिए बोल देता हूँ अंदर कि जब एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, फिर कॉन्स्टेंटली चार्ज डिस्चार्ज करता रहेगा, यानी कि वो करंट अपने में से फ्लो होने देगा। और जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तो बल्ब तो फ्लो करेगा ही करेगा। पर अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस करता हूँ तो उससे क्या होगा कि सी की वैल्यू रिड्यूस होने से रिएक्टेंस जो होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस की था वो इंक्रीज होता है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, उसमें से जो फ्लो होता करंट है वो क्या होगा, कम होगा। और करंट अगर धीरे धीरे कम होता है तो फिर बल्ब जो इंटेंसिटी से ग्लो होता है वो क्या होता जाएगा, डल पड़ता जाएगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी लेटर ऑन टाइम आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। चल नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़े तो 4th नंबर का क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि a 15 microfarad capacitor is connected to 220 watt 50 hertz source. तो write down C equal to 15 microfarad, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है अंदर, बराबर। सप्लाई वोल्टेज VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट, F इक्वल टू 50 हर्ट्ज आपको दिया है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्शन। चलो कैपेसिटिव रिएक्शन XC अभी हमने बोला था, क्या था इक्वेशन, 1/ओमेगा C। ओमेगा हमको नहीं पता है तो 2πf इंटू सी लिख दो, तो 2π पता है, F आपको 50 दिया है, C भी आपको दिया है, आंसर आ सकता है आपका XC का, यस और नो, बराबर है। और लास्ट में क्या बोला है, एंड देन द करंट यू हैव टू फाइंड आउट RMS एंड पीक बोथ करंट, बराबर। तो हमको पता है भाई IRMS इक्वल टू हम क्या लिखते थे, VRMS डिवाइड बाई XC लिखेंगे यहाँ पे अंदर। क्यों XC लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई ओनली कैपेसिटर है तो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस भी किसका आएगा, उसका ही तो आएगा। XC आपको पता है, VRMS आपको पता है 220 वोल्ट, डिवीजन करो तो आपको IRMS करंट मिल गया कि ना मिल गया अंदर, यस और नो। अभी IRMS इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, IM/√2, बराबर। तो आपको पीक करंट क्या मिलेगा, IRMS को √2 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। चल अब लास्ट बात करें कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या डिफरेंस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे XC का प्रोपोर्शन जो F के साथ है वो क्या इनवर्स है। अगर ये डबल होता है फ्रीक्वेंसी तो हमारा XC क्या होगा भाई, हाफ होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो रिएक्टेंस हमारा क्या होगा भाई, कम होगा, और रिएक्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर। क्लियर और नॉट, बराबर। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई है कि हियर करंट थ्रू द कैपेसिटर ओसिलेट बिटवीन दिस वैल्यू, बराबर, कीपिंग इटसेल्फ अहेड बाय द वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट इसलिए आपको समझाया गया है। पर जब भी फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाएगा तो XC क्या होगा, हाफ होगा, और उससे करंट जो आपका होगा वो क्या होगा, डबल होगा। क्यों, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है अंदर, तो एक जैसा होता है तो उसका दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। और लास्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़े तो जैसा 3rd नंबर का क्वेश्चन था उसका ही भाई हमको यहाँ पे दिया गया है, पर यहाँ पे हमको कैपेसिटर की जगह क्या सजेशन में दिया है, इंडक्टर दिया है अंदर, बराबर। कि अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। अब यहाँ पे तो बोल दिया था AC सोर्स से ही हमने कनेक्ट किया अंदर, थ्रू द की एज शोन इन द फिगर द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होगी एंड आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज इंसर्टेड इनटू द इनर्शिया ऑफ द इंडक्टर, then the glow of the light bulb will increase or decrease or unchanged as the iron rod is inserted. We have to give our answer with the reason, बराबर। तो आपको यहाँ पे इसका क्या देना है भाई, खाली आंसर देना है अंदर, बराबर। अब सीधी सी शांति से बात अगर हम समझ में पा जाए तो हमारा काम यहाँ पे और भी सिंपल हो जाएगा अंदर, कि जब भी आप आयरन रोड को अंदर इंसर्ट करोगे, बराबर, तो बिना आयरन रोड वाली आपका इंडक्टर और आयरन रोड के साथ इंडक्टर, तो किसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा मिलेगी,
बराबर। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, जिसमें आयरन रोड रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉइल को करंट देते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ क्या होती है भाई, लिंक होती है। जबकि दूसरे की बात करूं तो उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक होगी, पर उसके अंदर जो रोड था वो भी एक मैग्नेट बन जाएगा, तो उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड होगी अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आपको वही से स्टार्ट किया गया अंदर कि जब हमने आयरन रोड इंसर्ट नहीं किया है तो उस टाइम में इंडक्टर का इंडक्टेंस का इक्वेशन हमने क्या लिया था, म्यू 0 n2 a डिवाइड बाई एल लिया था, बराबर। अब आयरन रोड इंसर्ट कर रहा है तो ये म्यू 0 बदल के आपका क्या हो जाएगा, मीडियम वाला हो जाएगा, यानी कि म्यू हो जाएगा अंदर, बराबर। अब आप देख सकते हो कि n2 a डिवाइड बाई एल तो अनचेंज है, तो जो भी इफेक्ट होगा वो किससे होगा, म्यू से होगा। अब हमको सिंपल सी बात ये पता है कि कोई भी मीडियम की परमिएबिलिटी हर बार म्यू 0 से तो ज्यादा ही होती है अंदर, बराबर। अगर ये रिलेशन सच है तो फिर आपका लेटर ऑन मिल रहा इंडक्टेंस क्या होगा, इनिशियल इंडक्टेंस से ज्यादा होगा अंदर। समझ में आ रहा है? अभी एक्सएल की फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एल। अगर हमारा ये जो एल है ये एल 0 से बड़ा है तो उसका मतलब कि हमको जो आयरन रोड इंसर्ट करने के बाद एक्सएल की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो यहाँ पे एक्सएल आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फिर करंट बट ऑब्वियसली क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा अंदर। और करंट जब डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है, बल्ब पहले जितनी इंटेंसिटी वाली लाइट देता था उससे अब क्या देगा, कम वाली देगा कि नहीं देगा अंदर, यस और नो। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 5 एग्जाम्पल समझाए गए हैं अंदर, बराबर। अगर ना समझ में आ तो फिर से वीडियो देखो और उसको अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत कम एग्जाम्पल है और उसमें से आपको एक दो एग्जाम्पल पूछ लिया तो आपका तो अच्छा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है अंदर। ओके, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।